मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास निर्मला भाग 3। उस दिन अपने प्रगाढ़ प्रणय का सबल प्रमाण देने के बाद मुंशी तोताराम को आशा हुई थी कि निर्मला के मर्मस्थल पर मेरा सिक्का जम जाएगा, लेकिन उनकी यह आशा लेश मात्र भी पूरी न हुई। बल्कि पहले तो वह कभी कभी उनसे हंसकर बोला भी करती थी, पर अब बच्चों के ही लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। जब घर आते बच्चों को उसके पास बैठे पाते, कभी देखते कि उन्हें लिखा रही है, कभी कपड़े पहना रही है, कभी कोई खेल खेल रही है और कभी कोई कहानी कह रही है। निर्मला का तृषित हृदय प्रणय की ओर से निराश होकर इस अवलंब को ही गनीमत समझने लगा। तोताराम के साथ हंसने बोलने में उसे जो संकोच, अरुचि तथा जो अनिच्छा होती थी, यहाँ तक कि वह उठकर भाग जाना चाहती, उसके बदले बालकों के सच्चे सरल स्नेह से चित्त प्रसन्न हो जाता था। पहले मनसाराम उसके पास आते हुए झिझकता था, लेकिन अब वह भी कभी कभी आ बैठता। वह निर्मला का हमसिन था, लेकिन मानसिक विकास में 5 साल छोटा। हॉकी और फुटबॉल ही उसका संसार, उसकी कल्पनाओं का मुक्त क्षेत्र तथा उसकी कामनाओं का हरा भरा बाग था। गहरे बदन का चेहरा सुंदर, हंसमुख, लज्जाशील बालक था, जिसका घर से केवल भोजन का नाता था। बाकी सारे दिन न जाने कहाँ घूमा करता। निर्मला उसके मुंह से खेल की बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए अपनी चिंताओं को भूल जाती और चाहती कि एक बार फिर वही दिन आ जाते जब गुड़िया खेलती और उनके ब्याह रचाया करती थी, और जिसे अभी छोड़े बहुत ही थोड़े दिन गुजरे थे। मुंशी तोताराम अन्य एकांत सेवी मनुष्यों की भांति विषयी जीव थे। कुछ दिनों तो वह निर्मला को सैर तमाशे दिखाते रहे, लेकिन जब देखा कि इसका कुछ फल नहीं होता तो फिर एकांत सेवन करने लगे। दिन भर के कठिन मानसिक परिश्रम के बाद उनका चित्त आमोद प्रमोद के लिए लालायित हो जाता, लेकिन जब अपनी विनोद वाटिका में प्रवेश करते और फूलों को मुरझाया, पौधों को सूखा और क्यारियों में धूल उड़ती हुई देखते, तो उनका जी चाहता क्यों ना इस वाटिका को उजाड़ दूं। निर्मला उनसे विरक्त रहती है, इसका रहस्य उनकी समझ में न आता था। दंपति शास्त्र के सारे मंत्रों की परीक्षा कर चुके थे, पर मनोरथ पूरा न हुआ। अब क्या करना चाहिए यह उनकी समझ में न आता था। एक दिन वह इसी चिंता में बैठे हुए थे कि उनके सहपाठी मित्र नयन सुखराम आकर बैठ गए और सलाम वलाम के बाद मुस्कुराकर बोले, आजकल तो खूब गहरी छंती होगी। नई बीवी का आलिंगन करके जवानी का मजा आ जाता होगा। बड़े भाग्यवान हो। भाई, रूठी हुई जवानी को मनाने का इससे अच्छा कोई उपाय नहीं कि नया विवाह हो जाए। यहाँ तो जिंदगी बवाल हो रही है। पत्नी जी इस बुरी तरह चिपटी हैं कि किसी तरह पिंड ही नहीं छोड़ती। मैं तो दूसरी शादी की फिक्र में हूँ। कहीं डॉल हो तो ठीक ठाक करा दो। दस्तूरी में एक दिन तुम्हें उसके हाथ के बने हुए पान खिला देंगे। तोताराम ने गंभीर भाव से कहा, कहीं ऐसी हिमाकत ना कर बैठना, नहीं तो पछताओगे। लौंडियां कुछ लौंडों से ही खुश रहती हैं। हम तुम अब उस काम के नहीं रहे। सच कहता हूँ, मैं शादी करके पछता रहा हूँ। बुरी बला गले पड़ी। सोचा था 2-4 साल और जिंदगी का मजा उठा लूं, पर उल्टी आते गले पड़ी। नयन सुखराम बोले, तुम क्या बातें करते हो? लौंडियों को पंजे में लाना क्या मुश्किल बात है? जरा सैर तमाशे दिखा दो, उनके रंग रूप की तारीफ कर दो, बस रंग जम गया। तोताराम बोले, यह सब कर करके हार गया। नयन सुखराम बोले, अच्छा, कुछ इत्र तेल, फूल पत्ते, चाट वाट का भी मजा चखाया? तोताराम बोले, अजय यह सब कर चुका। दंपति शास्त्र के सारे मंत्रों का इम्तिहान ले चुका, सब कोरी गप्पे हैं। नयन बोले, अच्छा तो अब मेरी एक सलाह मानो, जरा अपनी सूरत बनवा लो। आजकल यहाँ एक बिजली के डॉक्टर आए हुए हैं, जो बुढ़ापे के सारे निशान मिटा देते हैं। क्या मजाल की चेहरे पर एक झुर्री या सिर का कोई बाल पका रह जाए। न जाने ऐसा क्या जादू कर देते हैं कि आदमी का चोला ही बदल जाता है। तोताराम बोले, फीस क्या लेते हैं? नयन बोले, फीस तो सुना है ज्यादा लेते हैं, शायद 500 रुपए। तोताराम बोले, अजी कोई पाखंडी होगा, बेवकूफों को लूट रहा होगा। कोई रोगन लगाकर 2-4 दिन के लिए जरा चेहरा चिकना कर देता होगा। इश्तहारी डॉक्टरों पर तो अपना विश्वास ही नहीं। 10-5 की बात होती तो कहता, जरा दिल लगी ही सही। 500 रुपए बड़ी रकम है। नयन सुखराम बोले, तुम्हारे लिए 500 रुपए कौन बड़ी बात है? 1 महीने की आमदनी है। मेरे पास तो भाई 500 रुपए होते तो सबसे पहला काम यही करता। जवानी की 1 घंटे की कीमत 500 रुपए से कहीं ज्यादा है। तोताराम बोले, अजी कोई सस्ता नुस्खा बताओ, कोई फकीरी जड़ी बूटी जो कि बिना हर फिटकरी के रंग चोखा हो जाए। बिजली और रेडियम बड़े आदमियों के लिए रहने दो, उन्हीं को मुबारक हो। नयन सुखराम बोले,
तो फिर रंगीलेपन का स्वांग रचो या ढीला ढाला कोट फेंको। तंजेब की चुस्त अचकन हो, चुन्नटदार पजामा, गले में सोने की जंजीर पड़ी हुई, सिर पर जयपुरी साफा बंधा हुआ, आंखों में सुरमा और बालों में हिना का तेल पड़ा हुआ। तोंद का पिचकना भी जरूरी है। दोहरा कमरबंद बांधो। जरा तकलीफ होगी पर अचकन सज उठेगी। खिजाब मैं लगा दूंगा। 150 गजलें याद कर लो, मौके मौके से शेर पढ़ो। बातों में रस भरा हो, ऐसा मालूम हो कि तुम्हें दीन दुनिया की कोई फिक्र नहीं। बस जो कुछ है प्रियतमा ही है। जवां मर्दी और साहस का काम करने का मौका ढूंढते रहो। रात को झूठ मूठ शोर करो, चोर चोर और तलवार लेकर अकेले पिल पड़ो। हाँ, जरा मौका देख लेना, ऐसा ना हो कि सचमुच कोई चोर आ जाए और तुम उसके पीछे दौड़ो, नहीं तो सारी कले खुल जाएगी और मुफ्त में उल्लू बनोगे। उस वक्त तो जवां मर्दी इसी में है कि दम साधे पड़े रहो, जिससे वह समझे कि तुम्हें खबर ही नहीं हुई। लेकिन ज्यों ही चोर भाग खड़ा हो, तुम भी उछलकर बाहर निकलो और तलवार लेकर कहाँ कहाँ करके दौड़ो। ज्यादा नहीं, 1 महीने मेरी बातों का इम्तिहान करके देखो। अगर तुम्हारा दम न भरने लगे तो जो जुर्माना कहो वह दूं। तोताराम ने उस वक्त तो यह बात हंसी में उड़ा दी, जैसा कि एक व्यवहार कुशल मनुष्य को करना चाहिए था। लेकिन इनमें से कुछ बातें उनके मन में बैठ गई। उनका असर पड़ने में कोई संदेह न था। धीरे धीरे रंग बदलने लगे, जिससे लोग खटक न जाएं। पहले बालों से शुरू हुआ, फिर सुरमे की बारी आई, यहाँ तक कि 1-2 महीने में उनका कलेवर ही बदल गया। गजलें याद करने का प्रस्ताव तो हास्यास्पद था, लेकिन वीरता की डींग मारने में कोई हानि न थी। उस दिन से वह रोज अपनी जवां-मर्दी का कोई न कोई प्रसंग अवश्य छेड़ देते। निर्मला को संदेह होने लगा कि कहीं इन्हें उन्माद का रोग तो नहीं हो रहा है। जो आदमी मूंग की दाल और मोटे आटे के फुलके खाकर भी नमक सुलेमानी का मोहताज हो, उसके छैलेपन पर उन्माद का संदेह हो तो आश्चर्य ही क्या। निर्मला पर इस पागलपन का और तो क्या रंग जमता। हाँ, उसे उन पर दया आने लगी। क्रोध और घृणा का भाव जाता रहा। क्रोध और घृणा उस पर होती है जो अपने होश में हो। पागल आदमी तो दया का ही पात्र है। वह बात बात में उनकी चुटकियां लेती, उनका मजाक उड़ाती, जैसे लोग पागलों के साथ किया करते हैं। हाँ, इसका ध्यान रखती कि वह समझ न जाए। वह सोचती, बेचारा अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा है। यह सारा स्वांग केवल इसलिए तो है कि मैं अपना दुख भूल जाऊं। आखिर अब भाग्य तो बदल नहीं सकता, इस बेचारे को क्यों जलाऊं। एक दिन रात को 9 बजे तोताराम बांके बने हुए सैर करके लौटे और निर्मला से बोले, आज 3 चोरों से सामना हो गया। मैं जरा शिवपुर की तरफ चला गया था, अंधेरा था ही। ज्यों ही रेल की सड़क के पास पहुंचा तो 3 आदमी तलवार लिए हुए जाने किधर से निकल पड़े। यकीन मानो तीनों काले देव थे। मैं बिल्कुल अकेला, हाथ में सिर्फ यह छड़ी थी। उधर तीनों तलवार बांधे हुए। होश उड़ गए। उलझ गया कि जिंदगी का यहीं तक साथ था। मगर मैंने भी सोचा कि मरता ही हूं तो वीरों की मौत क्यों ना मरूं। इतने में एक आदमी ने ललकार कर कहा, रख दे पास जो कुछ हो और चुपके से चला जा। मैं छड़ी संभालकर खड़ा हो गया और बोला, मेरे पास सिर्फ यही छड़ी है और इसका मूल्य एक आदमी का सिर है। मेरे मुंह से इतना निकलना था कि तीनों तलवार खींचकर मुझ पर झपट पड़े और मैं उनके वारों को छड़ी पर रोकने लगा। तीनों झल्ला झल्ला कर वार करते थे। खटाके की आवाज होती थी और मैं बिजली की तरह झपटकर उनके वारों को काट देता था। कोई 10 मिनट तक तीनों ने खूब तलवार का जौहर दिखाया, पर मुझ पर रेफ तक न आई। मजबूरी यही थी कि मेरे हाथ में तलवार न थी। यदि कहीं तलवार होती तो एक को जीता ना छोड़ता। खैर, कहाँ तक बयां करूं, उस वक्त मेरे हाथों की सफाई देखने के काबिल थी। मुझे खुद आश्चर्य हो रहा था कि यह चपलता मुझ में कहां से आ गई। जब तीनों ने देखा कि यहाँ दाल नहीं गलने की, तो तलवार म्यान में रख ली और पीठ ठोंक कर बोले, जवान, तुम सा और वीर आज तक नहीं देखा। हम तीनों 100 पर भारी हैं। गांव के गांव ढोल बजाकर लूटते हैं, पर आज तुमने हमें नीचा दिखा दिया। हम तुम्हारा लोहा मान गए। कहकर तीनों फिर नजरों से गायब हो गए। निर्मला ने गंभीर भाव से मुस्कुराकर कहा, इस छड़ी पर तलवारों के बहुत से निशान बने होंगे। मुंशी जी इस शंका के लिए तैयार न थे, पर कोई जवाब देना आवश्यक था। बोले, मैं वारों को बराबर खाली कर देता था। 2-4 चोटें छड़ी पर पड़ी भी तो उचटती हुई, जिनसे कोई निशान नहीं पड़ सकता था। अभी उनके मुंह से पूरी बात भी न निकली थी कि सहसा रुक्मणी देवी बदहवास दौड़ती हुई आई और हांफते हुए बोली, तोता, तोता है कि नहीं? मेरे कमरे में एक सांप निकल आया है। मेरी चारपाई के नीचे बैठा हुआ है। मैं उठकर भागी। मुआ कोई 2 गज का होगा। फन निकाले फुफकार रहा है। जरा चलो तो, डंडा लेते चलना। तोताराम के चेहरे का रंग उड़ गया, मुंह पर हवाइयां छूटने लगी, मगर मन के भावों को छिपाकर बोले,
सांप यहाँ कहाँ? तुम्हें धोखा हुआ होगा, कोई रस्सी होगी। रुक्मिणी बोली, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, जरा चलकर देख लो ना। हे मर्द होकर डरते हो। मुंशी जी घर से निकले, लेकिन बरामदे में फिर ठिठक गए। उनके पांव ही ना उठते थे, कलेजा धड़ धड़ कर रहा था। सांप बड़ा क्रोधी जानवर है, कहीं काट ले तो मुफ्त में प्राण से हाथ धोना पड़े। बोले, डरता नहीं, सांप ही तो है, शेर तो नहीं। मगर सांप पर लाठी असर नहीं करती, जाकर किसी को भेजूं, किसी के घर से भाला लाए। यह कहकर मुंशी जी लपके हुए बाहर चले गए। मनसाराम खाना खा रहा था। मुंशी जी तो बाहर गए, उधर वह खाना खाकर अपनी हॉकी का डंडा हाथ में ले कमरे में घुस पड़ा और तुरंत चारपाई खींच ली। सांप मस्त था, भागने के बदले फन निकालकर खड़ा हो गया। मनसाराम ने चटपट चारपाई की चादर उठाकर सांप के ऊपर फेंक दी और ताबड़तोड़ 3-4 डंडे कसकर जमाए। सांप चादर के अंदर ही तड़प कर रह गया। तब उसे डंडे पर उठाए बाहर चला। मुंशी जी कई आदमियों को साथ लिए चले आ रहे थे। मनसाराम को सांप लटकाए आते देखा तो सहसा उनके मुख से चीख निकल पड़ी, मगर फिर संभल गए और बोले, मैं तो आ ही रहा था, तुमने क्यों जल्दी की? दे दो, कोई फेंक आए। यह कहकर बहादुरी के साथ रुक्मिणी के कमरे के द्वार पर आकर खड़े हो गए और कमरे को खूब देखभाल कर मूछों पर ताव देते हुए निर्मला के पास जाकर बोले, मैं जब तक आता मनसाराम ने मार डाला। बेसमझ लड़का डंडा लेकर दौड़ पड़ा। मैंने ऐसे ऐसे कितने सांप मारे हैं, सांप को खिला खिला कर मारता हूँ, कितनों को ही मुट्ठी में पकड़कर मसल दिया है। रुक्मिणी ने कहा, जाओ भी, देख ली तुम्हारी मर्दानगी। मुंशी जी झेप कर बोले, अच्छा जाओ, मैं डरपोक ही सही, तुमसे कुछ इनाम तो नहीं मांग रहा हूँ, जाकर महाराज से कहो खाना निकाले। मुंशी जी तो भोजन करने गए और निर्मला द्वार की चौखट पर खड़ी सोच रही थी, भगवान, क्या इन्हें सचमुच कोई भीषण रोग हो रहा है? क्या मेरी दशा को और भी दारुण बनाना चाहते हो? मैं इनकी सेवा कर सकती हूँ, अपना जीवन इनके चरणों पर अर्पण कर सकती हूँ, लेकिन वह नहीं कर सकती जो मेरे किए नहीं हो सकता। अवस्था का भेद मिटाना मेरे बस की बात नहीं। आखिर यह मुझसे क्या चाहते हैं? समझ गई। यह बात पहले ही नहीं समझी थी, नहीं तो इनको क्यों इतनी तपस्या करनी पड़ती, क्यों इतने स्वांग भरने पड़ते। उस दिन से निर्मला का रंग ढंग बदलने लगा। उसने अपने को कर्तव्य पर मिटा देने का निश्चय कर लिया। अब तक नैराश्य के संताप में उसने कर्तव्य पर ध्यान ही नहीं दिया था। उसके हृदय में विप्लव की ज्वाला सी दहकती रहती थी, जिसकी असह्य वेदना ने उसे संज्ञाहीन सा कर रखा था। अब उस वेदना का वेग शांत होने लगा। उसे ज्ञात हुआ कि मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं। उसका स्वप्न देखकर क्यों इस जीवन को नष्ट करूं? संसार के सब प्राणी सुख सेज पर ही तो नहीं सोते, मैं भी उन्हीं अभागों में हूँ। मुझे भी विधाता ने दुख की गठरी ढोने के लिए चुना है। वह बोझ सिर से उतर नहीं सकता, उसे फेंकना भी चाहूं तो नहीं फेंक सकती। उस कठिन भार से चाहे आंखों में अंधेरा आ जाए, चाहे गर्दन टूटने लगे, चाहे पैर उठाना दुस्तर हो जाए, लेकिन गठरी ढोनी पड़ेगी। उम्र भर का कैदी कहाँ तक रोएगा? रोए भी तो कौन देखता है? किसे उस पर दया आती है? रोने से काम में हर्ज होने के कारण उसे और यातनाएं ही तो सहनी पड़ती हैं। दूसरे दिन वकील साहब कचहरी से आए तो देखा निर्मला की सहास्य मूर्ति अपने कमरे के द्वार पर खड़ी है। यह अनित्य छवि देखकर उनकी आंखें तृप्त हो गई। आज बहुत दिनों के बाद उन्हें यह कमल खिला दिखाई दिया। कमरे में एक बड़ा सा आईना दीवार से लटका हुआ था। आज उसका पर्दा उठा हुआ था। वकील साहब ने कदम रखा तो शीशे पर निगाह पड़ी। अपनी सूरत साथ साथ दिखाई दी। उनके हृदय में चोट सी लग गई। दिन भर के परिश्रम से मुख की कांति मलिन हो गई थी। भांति भांति के पौष्टिक पदार्थ खाने पर भी गालों की झुर्रियां साफ दिखाई दे रही थी। तोंद कसी होने पर भी किसी मुंहजोर घोड़े की भांति बाहर निकली हुई थी। दोनों सूरतों में कितना अंतर था। एक रत्न जटित विशाल भवन था, दूसरा टूटा फूटा खंडहर। वह उस आईने की ओर और न देख सके। अपनी वह हीनावस्था उनके लिए असह्य थी। वह आईने के सामने से हट गए। उन्हें अपनी ही सूरत से घृणा होने लगी। फिर इस रूपवती कामिनी का उनसे घृणा करना कोई आश्चर्य की बात न थी। निर्मला की ओर ताकने का भी उन्हें साहस न हुआ। उसकी यह अनुपम छवि उनके हृदय का शूल बन गई। निर्मला ने कहा, आज इतनी देर कहाँ लगाई? दिन भर राह देखते देखते आंखें फूट जाती थी। तोताराम ने खिड़की की ओर ताकते हुए जवाब दिया, मुकदमे के मारे दम मारने की छुट्टी नहीं मिलती। अभी एक मुकदमा और था, लेकिन मैं सिरदर्द का बहाना करके भाग खड़ा हुआ। निर्मला बोली, तो क्यों इतने मुकदमे लेते हो? काम उतना ही करना चाहिए जितना आराम से हो सके। प्राण देकर थोड़े ही काम किया जाता है।
मत लिया करो मुकदमे, मुझे रुपयों का लालच नहीं, तुम आराम से रहोगे तो रुपए बहुत मिलेंगे। तोताराम बोले, भाई आती हुई लक्ष्मी तो ठुकराई नहीं जाती। निर्मला बोली, लक्ष्मी अगर रक्त और मांस की भेंट लेकर आती है तो उसका ना आना ही अच्छा है। मैं धन की भूखी नहीं हूँ। इसी वक्त मनसाराम भी स्कूल से लौटा। धूप में चलने के कारण मुख पर पसीने की बूंदें आई हुई थी। गोरे मुखड़े पर खून की लाली दौड़ रही थी। आंखों से ज्योति सी निकलती मालूम होती थी। द्वार पर खड़ा होकर बोला, अम्मा जी लाइए, कुछ खाने को निकालिए, जरा खेलने जाना है। निर्मला जाकर गिलास में पानी लाई और एक तश्तरी में कुछ मेवे रखकर मनसाराम को दिए। मनसाराम जब खाकर चलने लगा तो निर्मला ने पूछा, कब तक आओगे? मनसाराम बोला, कह नहीं सकता, गोरों के साथ हॉकी का मैच है, बारक यहाँ से बहुत दूर है। निर्मला बोली, भाई जल्दी आना, खाना ठंडा हो जाएगा तो कहोगे मुझे भूख नहीं है। मनसाराम ने निर्मला की ओर सरल स्नेह भाव से देखकर कहा, मुझे देर हो जाए तो समझ लीजिएगा वहीं खा रहा हूँ, मेरे लिए बैठने की जरूरत नहीं। वह चला गया तो निर्मला बोली, पहले तो घर में आते ही ना थे, मुझसे बोलते शर्माते थे, किसी चीज की जरूरत होती तो बाहर से ही मंगवा भेजते, जब से मैंने बुलाकर कहा तब से आने लगे। तोताराम ने कुछ चिढ़कर कहा, यह तुम्हारे पास खाने पीने की चीजें मांगने क्यों आता है, दीदी से क्यों नहीं कहता? निर्मला ने यह बात प्रशंसा पाने के लोभ से कही थी। वह यह दिखाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे लड़कों को कितना चाहती हूँ। यह कोई बनावटी प्रेम न था, उसे लड़कों से सचमुच स्नेह था। उसके चरित्र में अभी तक बाल भाव ही प्रधान था और बालकों के साथ उसकी ये बाल वृत्तियां प्रस्फुटित होती थी। पत्नी सुलभ ईर्ष्या अभी तक उसके मन में उदय नहीं हुई थी, लेकिन पति के प्रसन्न होने के बदले नाक भौं सिकोड़ने का आशय न समझकर बोली, मैं क्या जानूं, उनसे क्यों नहीं मांगते, मेरे पास आते हैं तो दुत्कार नहीं देती, अगर ऐसा करूं तो यही होगा कि यह तो लड़कों को देखकर जलती है। मुंशी जी ने इसका कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन आज उन्होंने मुवक्किलों से बातें नहीं की। मनसाराम के पास गए और उसका इम्तिहान लेने लगे। यह जीवन में पहला ही अवसर था जब उन्होंने मनसाराम या किसी लड़के की शिक्षोन्नति के विषय में इतनी दिलचस्पी दिखलाई हो। उन्हें अपने काम से सिर उठाने की फुर्सत ही न मिलती थी। उन्हें उन विषयों को पढ़े हुए 40 वर्ष के लगभग हो गए थे, तब से उनकी ओर आंख तक न उठाई थी। वह कानूनी पुस्तकों और पत्रों के सिवा और कुछ न पढ़ते थे, इसका समय ही न मिलता। पर आज उन्हीं विषयों में वह मनसाराम की परीक्षा लेने लगे। मनसाराम ज़हीन था और इसके साथ मेहनती था। खेल में बी टीम का कैप्टन होने पर भी वह क्लास में प्रथम रहता था। जिस पाठ को एक बार देख लेता पत्थर की लकीर हो जाती थी। मुंशी जी को उतावली में ऐसे मार्मिक प्रश्न तो सूझे नहीं, जिनके उत्तर देने में चतुर लड़के को भी कुछ सोचना पड़ता, और ऊपरी प्रश्नों को मनसाराम ने चुटकियों में उड़ा दिया। कोई सिपाही अपने शत्रु पर वार खाली जाते देख जैसे झल्ला झल्ला कर और भी तेजी से वार करता है, उसी भांति मनसाराम के जवाबों को सुन सुनकर वकील साहब भी झल्लाते थे। वह कोई ऐसा प्रश्न करना चाहते थे जिसका जवाब मनसाराम से न बन पड़े। देखना चाहते थे कि इसका कमजोर पहलू कहाँ है। यह देख अब उन्हें संतोष न हो सकता था कि वह क्या करता है, वह यह देखना चाहते थे कि वह क्या नहीं कर सकता। कोई अभ्यस्त परीक्षक मनसाराम की कमजोरियों को आसानी से दिखा देता, पर वकील साहब अपनी आधी शताब्दी की भूली हुई शिक्षा के आधार पर उतने सफल कैसे होते? अंत में उन्हें जब गुस्सा उतारने के लिए कोई बहाना ना मिला तो बोले, मैं देखता हूँ तुम सारे दिन मटर गश्ती किया करते हो। मैं तुम्हारे चरित्र को तुम्हारी बुद्धि से बढ़कर समझता हूँ और तुम्हारा यूं आवारा घूमना मुझे गवारा नहीं हो सकता। मनसाराम ने निर्भीकता से कहा, मैं शाम को 1 घंटा खेलने के लिए जाने के सिवा दिन भर कहीं नहीं जाता। आप अम्मा या बुआ जी से पूछ लें, मुझे खुद इस तरह घूमना पसंद नहीं। खेलने के लिए हेडमास्टर साहब आग्रह करके बुलाते हैं, मजबूरन जाना पड़ता है। अगर आपको मेरा खेलने जाना पसंद नहीं तो कल से न जाऊंगा। मुंशी जी ने देखा कि बातें दूसरे ही रुख पर जा रही हैं तो तीव्र स्वर से बोले, मुझे इस बात का इत्मीनान कैसे हो कि खेलने के सिवा कहीं नहीं घूमने जाते? मैं बराबर शिकायत सुनता हूँ। मनसाराम ने उत्तेजित होकर कहा, किन महाशय ने आपसे यह शिकायत की, जरा मैं भी सुनूं? वकील साहब बोले, कोई हो, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम्हें इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं झूठा आक्षेप नहीं करता। मनसाराम बोला, अगर मेरे सामने आकर कोई कह दे कि मैंने इन्हें घूमते देखा है तो मैं मुंह ना दिखाऊं। वकील साहब बोले, किसी को ऐसी क्या गरज पड़ी है कि तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी शिकायत करे और तुमसे बैर मोल ले, और तुम अपने 2-4 साथियों को लेकर उनके घर की खपरैल फोड़ते फिरो? मुझसे इस किस्म की शिकायत एक आदमी ने नहीं, कई आदमियों ने की है, और कोई वजह नहीं है कि मैं अपने दोस्तों की बात का विश्वास न करूं। मैं चाहता हूं कि तुम स्कूल में ही रहा करो। मनसाराम ने मुंह गिराकर कहा, मुझे वहां रहने में कोई आपत्ति नहीं है, जब से कहिए चला जाऊं।
वकील साहब बोले, तुमने मुंह क्यों लटका लिया? क्या वहां रहना अच्छा नहीं लगता? ऐसा मालूम होता है मानो वहां के भय से तुम्हारी नानी मरी जा रही है। आखिर बात क्या है? वहां तुम्हें क्या तकलीफ होगी? मनसाराम छात्रालय में रहने के लिए उत्सुक नहीं था, लेकिन जब मुंशी जी ने यही बात कह दी और इसका कारण पूछा, तो वह अपनी झेप मिटाने के लिए प्रसन्न चित्त होकर बोला, मुंह क्यों लटकाऊं? मेरे लिए जैसे घर वैसे बोर्डिंग हाउस, तकलीफ भी कोई नहीं, और हो भी तो उसे सह सकता हूँ। मैं कल से चला जाऊंगा। हाँ, अगर जगह खाली ना हुई तो मजबूरी है। तोताराम वकील थे, समझ गए कि यह लौंडा कोई बहाना ढूंढ रहा है जिसमें वहां जाना भी ना पड़े और कोई इल्जाम भी सिर पर ना आए। बोले, सब लड़कों के लिए जगह है, तुम्हारे लिए जगह ना होगी? मनसाराम बोला, कितने ही लड़कों को जगह नहीं मिली और बहुत से बाहर से किराए के मकानों में पड़े हुए हैं। अभी बोर्डिंग हाउस से एक लड़के का नाम कट गया था तो 50 अर्जियां उस जगह के लिए आई थी। वकील साहब ने ज्यादा तर्क वितर्क करना उचित न समझा। मनसाराम को कल तैयार रहने की आज्ञा देकर अपनी बग्घी तैयार कराई और सैर करने चले गए। इधर कुछ दिनों से वह शाम को प्रायः सैर करने चले जाया करते थे। किसी अनुभवी प्राणी ने बतलाया था कि दीर्घ जीवन के लिए इससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। उनके जाने के बाद मनसाराम आकर रुक्मिणी से बोला, बुआ जी, बाबूजी ने मुझे कल से स्कूल में ही रहने को कहा है। रुक्मिणी ने विस्मित होकर पूछा, क्यों? मनसाराम बोला, मैं क्या जानूं, कहने लगे कि तुम यहाँ आवारों की तरह इधर उधर फिरा करते हो। रुक्मिणी बोली, तूने कहा नहीं कि मैं कहीं नहीं जाता? मनसाराम बोला, कहा क्यों नहीं, मगर जब वह माने भी। रुक्मिणी बोली, तुम्हारी नई अम्मा जी की कृपा होगी और क्या। मनसाराम बोला, नहीं बुआ जी, मुझे उन पर संदेह नहीं है। वह बेचारी तो भूल से भी कभी नहीं कहती। कोई चीज मांगने जाता हूँ तो तुरंत उठ कर देती हैं। रुक्मिणी बोली, तू यह त्रिया चरित्र क्या जाने, यह उन्हीं की लगाई हुई आग है। देख, मैं जाकर पूछती हूँ। रुक्मिणी झल्लाई हुई निर्मला के पास जा पहुंची। उसे आड़े हाथों लेने का, कांटों में घसीटने का, रुलाने का सुअवसर वह हाथ से न जाने देती थी। निर्मला उनका आदर करती थी, उनसे दबती थी, उनकी बातों का जवाब तक न देती थी। वह चाहती थी कि वह मुझे सिखावन की बातें कहें, जहां मैं भूलूं वहां सुधारें। वह कामों की देखरेख करती रहें, पर रुक्मिणी उससे तनी ही रहती थी। निर्मला चारपाई से उठकर बोली, आइए दीदी, बैठिए। रुक्मिणी ने खड़े खड़े कहा, मैं पूछती हूँ, क्या तुम सबको घर से निकालकर अकेले ही रहना चाहती हो? निर्मला ने कातर भाव से कहा, क्या हुआ दीदी जी, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। रुक्मिणी बोली, मनसाराम को घर से निकाले देती हो तो इस पर कहती हो मैंने तो कुछ नहीं कहा। क्या तुमसे इतना भी नहीं देखा जाता? निर्मला बोली, दीदी जी, तुम्हारे चरणों को छूकर कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी आंखें फूट जाएं अगर मैंने इसके विषय में मुंह तक खोला हो। रुक्मिणी बोली, क्यों व्यर्थ कस्में खाती हो? अब तक तोताराम कभी लड़कों से नहीं बोलते थे। एक हफ्ते के लिए मनसाराम ननिहाल चला गया था तो इतने घबराए कि खुद जाकर लिवा लाए। अब उसी मनसाराम को घर से निकालकर स्कूल में रखे देते हैं। अगर लड़के का बाल भी बांका हुआ तो तुम जानोगी, वह कभी बाहर नहीं रहा। उसे ना खाने की सुध रहती है ना पहनने की। जहां बैठा वहीं सो जाता है। कहने को तो जवान हो गया पर स्वभाव बालकों सा है। स्कूल में तो उसका मरण हो जाएगा। वहां किसे फिक्र है कि उसने खाया या नहीं, कहाँ कपड़े उतारे, कहाँ सो रहा। जब घर में कोई पूछने वाला नहीं तो बाहर कौन पूछेगा? मैंने तुम्हें चेता दिया, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। यह कहकर रुक्मिणी वहां से चली गई। वकील साहब सैर करके लौटे तो निर्मला ने तुरंत यह विषय छेड़ दिया। मनसाराम से वह आजकल थोड़ी देर अंग्रेजी पढ़ती थी। उसके चले जाने पर फिर उसके पढ़ने का हरज न होगा, दूसरा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब को अब तक यह बात मालूम न थी। निर्मला ने सोचा था कि जब कुछ अभ्यास हो जाएगा तो वकील साहब को एक दिन अंग्रेजी में बातें करके चकित कर दूंगी। कुछ थोड़ा सा ज्ञान तो उसे अपने भाइयों से हो गया था। अब यह नियमित रूप से पढ़ रही थी। वकील साहब की छाती पर सांप लौट गया। त्योरिया बदलकर बोले, वो कब से पढ़ा रहा है तुम्हें? मुझसे तुमने कभी नहीं कहा। निर्मला ने उनका यह रूप केवल एक बार देखा था, जब उन्होंने सियाराम को मारते मारते बेदम कर दिया था। वही रूप और भी विकराल बनकर आज उसे फिर दिखाई दिया। सहमती हुई बोली, उनके पढ़ने में तो इससे कोई हरज नहीं होता। मैं उसी वक्त उनसे पढ़ती हूँ जब उन्हें फुर्सत रहती है। पूछ लेती हूँ कि तुम्हारा हरज हो तो जाओ। बहुधा जब वह खेलने जाने लगते हैं तो 10 मिनट के लिए रोक लेती हूँ। मैं खुद चाहती हूँ कि उनका नुकसान ना हो। बात कुछ न थी, मगर वकील साहब हताश होकर चारपाई पर गिर पड़े और माथे पर हाथ रखकर चिंता में मग्न हो गए। उन्होंने जितना समझा था, बात उससे कहीं अधिक बढ़ गई थी। उन्हें अपने ऊपर क्रोध आया कि मैंने पहले ही क्यों ना इस लौंडे को बाहर रखने का प्रबंध किया। आजकल जो यह महारानी इतनी खुश दिखाई देती हैं,
इसका रहस्य अब समझ में आया। पहले कभी इतनी सजी सजाई न रहती थी, बनाव चुनाव भी न करती थी, पर अब देखता हूँ काया पलट सी हो गई है। जी में तो आया कि इसी वक्त चलकर मनसाराम को निकाल दें, लेकिन प्रौढ़ बुद्धि ने समझाया कि इस अवसर पर क्रोध की जरूरत नहीं, कहीं इसने भांप लिया तो गजब ही हो जाएगा। हाँ, जरा इसके मनोभावों को टटोलना चाहिए। बोले, यह तो मैं जानता हूँ कि तुम्हें 2-4 मिनट पढ़ाने से उसका कोई हरज नहीं होता, लेकिन आवारा लड़का है, अपना काम न करने का उसे एक बहाना तो मिल जाता है। कल अगर फेल हो गया तो साफ कह देगा, मैं तो दिन भर पढ़ाता रहता था, मैं तुम्हारे लिए कोई मिस नौकर रख दूंगा, कुछ ज्यादा खर्च ना होगा, तुमने मुझसे पहले कहा ही नहीं। वह तुम्हें भला क्या पढ़ाता होगा, 2-4 शब्द बताकर भाग जाता होगा, इस तरह तुम्हें कुछ भी ना आएगा। निर्मला ने तुरंत इस आक्षेप का खंडन किया। बोली, नहीं, यह बात तो नहीं, वह मुझे दिल लगाकर पढ़ाते हैं और उनकी शैली भी ऐसी है कि पढ़ने में मन लगता है। आप एक दिन जरा उनका समझाना देखिए। मैं तो समझती हूँ कि मिस इतने ध्यान से न पढ़ाएगी। मुंशी जी अपनी प्रश्न कुशलता पर मूंछों पर ताव देते हुए बोले, दिन में एक ही बार पढ़ाता है या कई बार? निर्मला अब भी इन प्रश्नों का आशय न समझी। बोली, पहले तो शाम को ही पढ़ा देते थे, अब कई दिनों से एक बार आकर लिखना भी देख लेते हैं। वह तो कहते हैं कि मैं अपने क्लास में सबसे अच्छा हूँ, अभी परीक्षा में इन्हीं को प्रथम स्थान मिला था। फिर आप कैसे समझते हैं कि उनका पढ़ने में जी नहीं लगता? मैं इसलिए और भी कहती हूँ कि दीदी समझेंगी इसी ने आग लगाई है। मुफ्त में मुझे यह ताने सुनने पड़ेंगे। अभी जरा ही देर हुई धमका कर गई हैं। मुंशी जी ने दिल में कहा, खूब समझता हूँ, तुम कल की छोकरी होकर मुझे चराने चली, दीदी का सहारा लेकर अपना मतलब पूरा करना चाहती है। बोले, मैं नहीं समझता, बोर्डिंग का नाम सुनकर क्यों लौंडे की नानी मरती है और लड़के खुश होते हैं कि अपने दोस्तों में रहेंगे, यह उल्टे रो रहा है। अभी कुछ दिन पहले तक यह दिल लगाकर पढ़ता था, यह उसी मेहनत का नतीजा है कि अपने कक्षा में सबसे अच्छा है, लेकिन इधर कुछ दिनों से सैर सपाटे का चस्का पड़ चला है। अगर अभी से रोकथाम न की गई तो पीछे करते धरते न बन पड़ेगा। तुम्हारे लिए मैं मिस रख दूंगा। दूसरे दिन मुंशी जी प्रातःकाल कपड़े लत्ते पहनकर बाहर निकले। दीवान खाने में कई मुवक्किल बैठे हुए थे, इनमें एक राजा साहब भी थे, जिनसे मुंशी जी को कोई 1000 सालाना मेहनताना मिलता था, मगर मुंशी जी उन्हें वहीं छोड़कर 10 मिनट में आने का वादा करके बग्घी पर बैठकर स्कूल के हेडमास्टर के यहाँ जा पहुंचे। हेडमास्टर साहब बड़े सज्जन पुरुष थे, वकील साहब का बहुत आदर सत्कार किया, पर उनके यहाँ एक लड़के की भी जगह खाली न थी, सभी कमरे भरे हुए थे। इंस्पेक्टर साहब की कड़ी ताकीद थी कि मुफस्सिल के लड़कों को जगह देकर तब शहर के लड़कों को लिया जाए, इसलिए कोई जगह खाली भी हुई तो भी मनसाराम को जगह न मिल सकेगी, क्योंकि कितने ही बाहरी लड़कों के प्रार्थना पत्र रखे हुए थे। मुंशी जी वकील थे, रात दिन ऐसे प्राणियों से साबिका रहता, जो लोभवश असंभव को भी संभव, असाध्य को भी साध्य बना सकते हैं। समझे, शायद कुछ दे दिलाकर काम निकल जाए। दफ्तर के क्लर्क से ढंग की कुछ बातचीत करनी चाहिए, पर उसने हंसकर कहा, मुंशी जी, यह कचहरी नहीं स्कूल है। हेडमास्टर साहब के कानों में इसकी भनक भी पड़ गई तो जामे से बाहर हो जाएंगे और मनसाराम को खड़े खड़े निकाल देंगे। संभव है अफसरों से शिकायत कर दें। बेचारे मुंशी जी अपना समूह लेकर रह गए। 10 बजते बजते झुंझलाते हुए घर लौटे। मनसाराम उसी वक्त घर से स्कूल जाने को निकला। मुंशी जी ने कठोर नेत्रों से उसे देखा, मानो वह उनका शत्रु हो, और घर में चले गए। इसके बाद 10-12 दिनों तक वकील साहब का यही नियम रहा कि कभी सुबह कभी शाम किसी न किसी स्कूल के हेडमास्टर से मिलने और मनसाराम को बोर्डिंग हाउस में दाखिला कराने की चेष्टा करते, पर किसी स्कूल में जगह न थी। सभी जगहों से कोरा जवाब मिल गया। अब 2 ही उपाय थे, या तो मनसाराम को अलग किराए के मकान में रख दिया जाए या किसी दूसरे स्कूल में भर्ती करा दिया जाए। यह दोनों ही बातें आसान थी। मुफस्सिल के स्कूल में जगह अक्सर खाली रहती थी, लेकिन अब मुंशी जी का शंकित हृदय कुछ शांत हो गया था। उस दिन से उन्होंने मनसाराम को कभी घर में जाते न देखा, यहाँ तक कि वह खेलने भी न जाता था। स्कूल जाने के पहले और आने के बाद बराबर अपने कमरे में बैठा रहता। गर्मी के दिन थे, खुले हुए मैदान में भी देह के पसीने की धारें निकलती थी, लेकिन मनसाराम अपने कमरे से बाहर न निकलता। उसका आत्माभिमान आवारापन के आक्षेप से मुक्त हो जाने के लिए विकल हो रहा था। वह अपने आचरण से इस कलंक को मिटा देना चाहता था। एक दिन मुंशी जी बैठे भोजन कर रहे थे कि मनसाराम भी नहाकर खाने आया। मुंशी जी ने इधर उसे महीनों से नंगे बदन न देखा था। आज उस पर निगाह पड़ी तो होश उड़ गए। हड्डियों का ढांचा सामने खड़ा था, मुख पर अब भी ब्रह्मचर्य का तेज था, पर देह घुलकर कांटा हो गई थी। पूछा, आजकल तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है क्या? इतने दुबले क्यों हो?
मनसाराम ने धोती ओढ़कर कहा, तबीयत तो बिल्कुल अच्छी है। मुंशी जी ने पूछा, फिर इतने दुबले कैसे हो? मनसाराम बोला, दुबला तो नहीं हूँ, मैं इससे ज्यादा मोटा कब था? मुंशी जी बोले, वाह, आधी देह भी नहीं रही और कहते हो मैं दुबला नहीं हूँ। क्यों दीदी, यह ऐसा ही था? रुक्मिणी आंगन में खड़ी तुलसी को जल चढ़ा रही थी, बोली, दुबला क्यों होगा, अब तो बड़ी अच्छी तरह लालन पालन हो रहा है। मैं गंवारिन थी, लड़कों को खिलाना पिलाना नहीं जानती थी, खोमचा खिला खिलाकर इनकी आदत बिगाड़ देती थी। अब तो एक पढ़ी लिखी गृहस्थी के कामों में चतुर औरत पान की तरह फेर रही है ना, दुबला हो उसका दुश्मन। मुंशी जी बोले, दीदी तुम बहुत अन्याय करती हो, तुमसे किसने कहा कि लड़कों को बिगाड़ रही हो? जो काम दूसरों के किए ना हो सके वह तुम्हें खुद करने चाहिए, यह नहीं कि घर से कोई नाता ना रखो। जो अभी खुद लड़की है वो दूसरों की देखभाल क्या करेगी, यह तुम्हारा काम है। रुक्मिणी बोली, जब तक अपना समझती थी करती थी, जब तुमने गैर समझ लिया तो मुझे क्या पड़ी है कि तुम्हारे गले से चिपटूं? पूछो क्या दिन से दूध नहीं पिया, जाकर कमरे में देख आओ, नाश्ते के लिए जो मिठाई भेजी गई थी वह पड़ी सड़ रही है। मालकिन समझती है मैंने तो खाने का सामान रख दिया, कोई ना खाए तो क्या मैं मुंह में डाल दूं? तो भैया इस तरह वे लड़के पलते होंगे जिन्होंने कभी लाड प्यार का सुख नहीं देखा। तुम्हारे लड़के बराबर पान की तरह फेरे जाते रहे हैं, अब अनाथों की तरह रहकर सुखी नहीं रह सकते। मैं तो बात साफ करती हूँ, बुरा मानकर ही कोई क्या कर लेगा। उस पर सुनती हूँ कि लड़के को स्कूल में रखने का प्रबंध कर रहे हो, बेचारे को घर में आने तक की मनाही है, मेरे पास आते भी डरता है, और फिर मेरे पास रखा ही क्या है जो जाकर खिलाऊंगी? इतने में मनसाराम दो फुलके खाकर उठ खड़ा हुआ। मुंशी जी ने पूछा, क्या तुम खा चुके? अभी बैठे 1 मिनट से ज्यादा नहीं हुआ, तुमने खाए क्या? 2 ही फुलके तो लिए हैं। मनसाराम ने सकुचाते हुए कहा, दाल और तरकारी भी तो थी, ज्यादा खा जाता हूँ तो गला जलने लगता है, खट्टी डकारें आने लगती हैं। मुंशी जी भोजन करके उठे तो बहुत चिंतित थे, अगर लड़का यूं ही दुबला होता गया तो उसे कोई भयंकर रोग पकड़ लेगा। उन्हें रुक्मिणी पर इस समय बहुत क्रोध आ रहा था, उन्हें यही जलन है कि मैं घर की मालकिन नहीं हूँ, यह नहीं समझती कि मुझे घर की मालकिन बनने का क्या अधिकार है। जिसे रुपयों का हिसाब तक करना नहीं आता वह घर की स्वामिनी कैसे बन सकती है? बनी तो थी साल भर तक मालकिन, एक पाई की भी बचत ना होती थी। इस आमदनी में रूपकला 2-250 बचा लेती थी, इनके राज में वही आमदनी खर्च को भी पूरी ना पड़ती थी। कोई बात नहीं, लाड़ प्यार ने इन लड़कों को चौपट कर दिया। इतने बड़े बड़े लड़कों को इसकी क्या जरूरत कि जब कोई खिलाए तो खाएं, इन्हें तो खुद अपनी फिक्र करनी चाहिए। मुंशी जी दिन भर इस उधेड़-बुन में पड़े रहे, 2 बार मित्रों से जिक्र किया, लोगों ने कहा उसके खेल कूद में बाधा न डालिए, अभी उसे कैद न कीजिए, खुली हवा में चरित्र के भ्रष्ट होने की उससे कहीं कम संभावना है जितनी बंद कमरे में। कुसंगत से जरूर बचाइए, मगर यह नहीं कि उसे घर से निकलने ही ना दीजिए। युवावस्था में एकांतवास चरित्र के लिए बहुत ही हानिकारक है। मुंशी जी को अपनी गलती मालूम हुई, घर लौटकर मनसाराम के पास गए। वह अभी स्कूल से आया था और बिना कपड़े उतारे एक किताब सामने खोलकर सामने खिड़की की ओर ताक रहा था। उसकी दृष्टि एक भिखारिन पर लगी हुई थी जो अपने बालक को गोद में लिए भिक्षा मांग रही थी। बालक माता की गोद में बैठा हुआ ऐसा प्रसन्न था मानो वह किसी राज सिंहासन पर बैठा हो। मनसाराम उस बालक को देखकर रो पड़ा। यह बालक क्या मुझसे अधिक सुखी नहीं है? इस अनंत विश्व में ऐसी कौन सी वस्तु की सृष्टि नहीं कर सकते? ईश्वर, ऐसे बालकों को जन्म ही क्यों देते हो जिनके भाग्य में मातृ वियोग का दुख भोगना बदा हो? आज मुझसा अभागा संसार में कोई है? किसे मेरे खाने पीने की, मरने जीने की सुध है? अगर आज मैं मर भी जाऊं तो किसके दिल को चोट लगेगी? पिता को अब मुझे रुलाने में मजा आता है, वह मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते, मुझे घर से निकाल देने की तैयारियां हो रही हैं। आह माता, तुम्हारा लाडला बेटा आज आवारा कहा जा रहा है। वही पिताजी जिनके हाथों में तुमने हम तीनों भाइयों के हाथ पकड़ाए थे, आज मुझे आवारा और बदमाश कह रहे हैं। मैं इस योग्य भी नहीं कि इस घर में रह सकूं। यह सोचते सोचते अपार वेदना से फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय तोताराम कमरे में आकर खड़े हो गए। मनसाराम ने चटपट आंसू पोंछ डाले और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मुंशी जी ने शायद यह पहली बार उसके कमरे में कदम रखा था। मनसाराम का दिल धड़ धड़ करने लगा कि देखें आज क्या आफत आती है। मुंशी जी ने उसे रोते देखा तो एक क्षण के लिए उनका वात्सल्य घोर निद्रा से चौंक पड़ा। घबराकर बोले, क्यों रोते क्यों हो बेटा, किसी ने कुछ कहा है? मनसाराम ने बड़ी मुश्किल से उमड़ते हुए आंसुओं को रोककर कहा, जी नहीं, रोता नहीं हूँ। मुंशी जी बोले, तुम्हारी अम्मा ने तो कुछ नहीं कहा? मनसाराम बोला, जी नहीं, वह तो मुझसे बोलती ही नहीं। मुंशी जी बोले, क्या करूं बेटा, शादी तो इसलिए की थी कि बच्चों को माँ मिल जाएगी, लेकिन यह आशा पूरी नहीं हुई, तो क्या बिल्कुल नहीं बोलती?
मनसाराम बोला, जी नहीं, इधर महीनों से नहीं बोली। मुंशी जी बोले, विचित्र स्वभाव की औरत है, मालूम नहीं होता कि क्या चाहती है। मैं जानता कि उसका ऐसा मिजाज होगा तो कभी शादी न करता। रोज एक ना एक बात लेकर उठ खड़ी होती है। उसी ने मुझसे कहा था कि यह दिन भर न जाने कहाँ गायब रहता है। मैं उसके दिल की बात क्या जानता था। समझा तुम कुसंगत में पड़कर शायद दिन भर घूमा करते हो। कौन ऐसा पिता है जिसे अपने प्यारे पुत्र को आवारा फिरते देखकर रंज ना हो। इसलिए मैंने तुम्हें बोर्डिंग हाउस में रखने का निश्चय किया। बस, और कोई बात नहीं थी बेटा। मैं तुम्हारा खेलना कूदना बंद नहीं करना चाहता था। तुम्हारी यह दशा देखकर मेरे दिल के टुकड़े हुए जाते हैं। कल मुझे मालूम हुआ कि मैं भ्रम में था। तुम शौक से खेलो, सुबह शाम मैदान में निकल जाया करो। ताजी हवा से तुम्हें लाभ होगा। जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। उनसे कहने की जरूरत नहीं, समझ लो कि वह घर में है ही नहीं। तुम्हारी माता छोड़कर चली गई तो मैं तो हूं। बालक का सरल निष्कपट हृदय पितृ प्रेम में पुलकित हो उठा। मालूम हुआ कि साक्षात भगवान खड़े हैं। नैराश्य और क्षोभ से विकल होकर उसने पिता को निष्ठुर और ना जाने क्या क्या समझ रखा था। विमाता से उसे कोई गिला न था। अब उसे ज्ञात हुआ कि मैंने अपने देवतुल्य पिता के साथ कितना अन्याय किया है। पितृभक्ति की एक तरंग से हृदय में उठी और वह पिता के चरणों पर सिर रखकर रोने लगा। मुंशी जी करुणा से विकल हो गए। जिस पुत्र को एक क्षण भर आंखों से ओझल देखकर उनका हृदय व्यग्र हो उठता था, जिसके शील, बुद्धि और चरित्र का अपने पराये सभी बखान करते थे, उसी के प्रति उनका हृदय इतना कठोर क्यों हो गया। वह अपने ही प्रिय को शत्रु समझने लगे, उसको निर्वासन देने को तैयार हो गए। निर्मला पुत्र और पिता के बीच दीवार बनकर खड़ी थी। निर्मला को अपनी ओर खींचने के लिए पीछे हटना पड़ता था। पिता और पुत्र में अंतर बढ़ता जाता था। फलतः आज यह दशा हो गई है कि अपने अभिन्न पुत्र से उन्हें इतना छल करना पड़ रहा है। आज बहुत सोचने के बाद उन्हें एक ऐसी युक्ति सूझी है जिससे आशा हो रही है कि वह निर्मला को बीच से निकालकर अपने दूसरे बाजू को अपनी तरफ कर लेंगे। उन्होंने उस युक्ति का आरंभ कर दिया है, लेकिन इसमें अभीष्ट सिद्ध होगा या नहीं इसे कौन जानता है। जिस दिन से तोताराम ने निर्मला के बहुत मिन्नत समाजत करने पर भी मनसाराम को बोर्डिंग हाउस भेजने का निश्चय किया था, उस दिन से उसने मनसाराम से पढ़ना छोड़ दिया था। यहाँ तक कि बोली भी न थी। उसे स्वामी की अविश्वासपूर्ण तत्परता का कुछ कुछ आभास हो गया था। ओफो, इतना शकी मिजाज। ईश्वर ही इस घर में लाज रखे। इनके मन में ऐसी ऐसी दुर्भावनाएं भरी हुई हैं। मुझे इतनी गई गुजरी समझते हैं। ये बातें सोच सोच कर कई दिनों तक रोती रही। तब उसने सोचना शुरू किया, इन्हें क्यों ऐसा संदेह हो रहा है। मुझ में ऐसी कौन सी बात है जो इनकी आंखों में खटकती है। बहुत सोचने पर भी उसे अपने में कोई ऐसी बात नजर न आई। तो क्या उसका मनसाराम से पढ़ना, उससे हंसना बोलना ही इनके संदेह का कारण है। तो फिर मैं पढ़ना छोड़ दूंगी। भूल कर भी मनसाराम से ना बोलूंगी, उसकी सूरत ना देखूंगी। लेकिन यह समस्या उसे असाध्य जान पड़ती थी। मनसाराम के हंसने बोलने में उसकी विलासिनी कल्पना उत्तेजित भी होती थी, तृप्त भी। उससे बातें करते हुए एक अपार सुख का अनुभव होता था, जिसे वह शब्दों में प्रकट न कर सकती थी। कुवासना की उसके मन में छाया भी न थी। वह स्वप्न में भी मनसाराम से कलुषित प्रेम करने की बात न सोच सकती थी। प्रत्येक प्राणी को अपने हमजोलियों के साथ हंसने बोलने की जो एक नैसर्गिक तृष्णा होती है, उसी तृप्ति का यह एक अज्ञात साधन था। अब वह अतृप्त तृष्णा निर्मला के हृदय में दीपक की भांति जलने लगी। रह रहकर उसका मन किसी अज्ञात वेदना से विकल हो जाता। खोई हुई किसी अज्ञात वस्तु की खोज में इधर उधर ढूंढती फिरती, जहां बैठी वहां बैठी ही रह जाती, किसी काम में जीना लगता। हाँ, जब मुंशी जी आते तो वह अपनी सारी तृष्णाओं को नैराश्य में डुबाकर उनसे मुस्कुराकर इधर उधर की बातें करने लगती। कल जब मुंशी जी भोजन करके कचहरी चले गए तो रुक्मणी ने निर्मला को खूब तानों से छेदा। बोली, जानती तो थी कि यहाँ बच्चों का पालन पोषण करना पड़ेगा, तो क्यों घर वालों से नहीं कह दिया कि वहां मेरा विवाह ना करो। वहां जाती जहां पुरुष के सिवा और कोई ना होता। वहीं यह बनाव चुनाव और छवि देखकर खुश होता, अपने भाग्य को सराहता। यहाँ बुढ़ा आदमी तुम्हारे रंग रूप हाव भाव पर क्या लट्टू होगा। इसने इन्हीं बालकों की सेवा करने के लिए तुमसे विवाह किया है, भोग विलास के लिए नहीं। वह बड़ी देर तक घाव पर नमक छिड़कती रही, पर निर्मला ने चूं तक न की। वह अपनी सफाई तो पेश करना चाहती थी, पर कर ना सकती थी। अगर कहे कि मैं वही कर रही हूँ जो मेरे स्वामी की इच्छा है, तो घर का भंडा फूटता था। अगर वह अपनी भूल स्वीकार करके उसका सुधार करती है, तो भय है कि उसका न जाने क्या परिणाम हो। वह यूं बड़ी स्पष्टवादिनी थी,
सत्य कहने में उसे संकोच या भय न होता था, लेकिन इस नाजुक मौके पर उसे चुप्पी साधनी पड़ी। इसके सिवाय दूसरा उपाय न था। वह देखती थी कि मनसाराम बहुत विरक्त और उदास रहता है। यह भी देखती थी कि वह दिन-दिन दुर्बल होता जाता है, लेकिन उसकी वाणी और कर्म दोनों पर ही मुहर लगी हुई थी। चोर के घर चोरी हो जाने से उसकी जो दशा होती है, वही दशा इस समय निर्मला की हो रही थी।